तो देखो बायो जियो केमिकल साइकिल, आपको नाम से ही ध्यान में आएगा। बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ जिसको अभी हम लिथोस्फीयर वाला पार्ट कह रहे थे, और केमिकल्स इनकी साइकिल में ट्रांसफर होना, सर्कुलेशन होना, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, हमने देखा है अभी तक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम is unidirectional, while flow of nutrients is cyclical. This cyclical flow of nutrients involves interaction between biotic and abiotic factors of सर तुम्ही ecosystem. स्क्रीनवर काही लिहत आहे का? हाँ मैं लिख रहा हूँ। This cyclical flow of nutrients involve interaction between biotic and abiotic factors or component of ecosystem in the form of through the medium of biosphere formed by lithosphere. Mainly earth, rocks, soil, chemicals, ये सब इसमें आ जाएगा। Atmosphere, gases का envelope around the earth, and hydrosphere. The cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called as biogeochemical cycle. ठीक है, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। Which is a complex process
and depends on energy available in the ecosystem. ठीक है, सर वो विच अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या विथ अ? which a complex process. Which is a complex process चाहिए ना. चलो जाए आगे. यस सर। अब देखो, ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इनको हम मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. एक है गैसियस साइकिल, जिसमें मेनली गैसेस का इंटरेक्शन ज्यादा इन्वॉल्व है, और दूसरी सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट है, बट इट इज थ्रू लिथोस्फीयर. ठीक है, जिसमें गैसेस कम है. जो न्यूट्रिएंट है, इट इज नॉट इन द गैसियस फॉर्म. लिखेंगे इसको. सर मागची स्लाइड. चलो आगे जाते हैं. देयर आर two main types of biogeochemical cycle. पहला है गैसियस साइकिल. The main abiotic component forming the part of cycle is accumulated in the form of gas, in the form of gaseous nutrients in Earth's atmosphere. क्या कहा? द मेन अबायोटिक कंपोनेंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिसके नाम से साइकिल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. द मेन अबायोटिक कंपोनेंट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ साइकिल is accumulated in the form of gaseous nutrients in the earth atmosphere. ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको मिलने वाला है मेनली. सो कार्बन में भी CO2, कार्बन जो है वो मेनली CO2 के फॉर्म में यूज होगा. गैसेस उसको ट्रैप करेंगे तो वो वहां पर अवेलेबल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2. ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें? इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एक्सेट्रा। These cycles are speedier ये साइकिल स्पीडियर रहेगी। अब दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल। सर बोलो। हा गॅसियस सायकलचं एकदा परत एकदा सांगाल का? जो लिखा है देखो, उसमें से क्या नहीं समझा वो पूछो। काय नहीं कर लो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सर सायकल ईजच्या नंतरचा शब्द काय आहे? कहाँ पर है? The main abiotic component forming the part of cycle is accumulated in the form of gaseous nutrients। ये gases के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ठीक है, इसलिए इनको हम गैसियस साइकिल कहेंगे। इसमें मेनली कौन कौन इन्वॉल्व है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एक्सेट्रा। ये साइकिल फास्ट होती है। दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल। soil components, बिल्कुल सही है। द मेन अबायोटिक कंपोनेंट forming the part of cycle is accumulated in the form of nutrient material found in soil and sediment। and sedimentary rocks। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? soil components like iron, calcium and phosphorus, बहुत बढ़िया। आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस, और ये स्लो साइकिल्स रहती है ना, ठीक है, ये साइकिल स्लो रहेगी। sir lithosphere and hydrosphere, क्या हुआ? lithosphere and hydrosphere, हाँ, उसका क्या? नहीं समझा। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ के रिलेटेड जो चीजें हैं, रॉक, सेडिमेंट जिसमें इन्वॉल्व है, दैट विल बी पार्ट ऑफ अवर लिथोस्फीयर। अर्थ के अराउंड के गैसेस, उसको एटमॉस्फेयर कहेंगे। और जो सभी पानी में, पानी के साथ रिलेटेड चीजें हैं, वाटर बॉडीज के साथ रिलेटेड चीजें हैं, उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। अब जैसे ये वाटर वेपर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? तो ये आएगी हाइड्रोस्फीयर से, सही है। कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि इन द फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स है इन डिसॉल्व वाटर। तो उस वाटर में जो एनिमल्स है उनके बॉडीज के थ्रू वो सॉल्ट्स दूसरे लेयर में जाएंगे। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं या कुछ एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो लिथोस्फीयर में मतलब सॉइल में इन्वॉल्व है। तो सॉइल से वो प्लांट्स में जाएंगे और प्लांट से फिर एनिमल्स में जाएंगे और एनिमल्स में के थ्रू टॉप कार्निवर्स में जाकर फिर डिकम्पोजर्स उनको रिलीज करने वाले हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे कार्बन साइकिल का ही एक पार्ट है जहां पर आपके पेड़ और जंगल एंड फॉर दैट मैटर ओशन के ओशन ये जमीन के अंदर दब गए, मिलियंस ऑफ ईयर लाखों करोड़ों साल वो जमीन के अंदर रहे और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एंड डिकम्पोजिशन उनका कन्वर्जन अभी कोल में हुआ विच इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और अब ये कोल जब हम यूज करेंगे उसका कंबशन होगा तब फिर से वो CO2 बाहर निकलेगा, अदरवाइज इट इज ट्रैप्ड इन दैट रिजर्वायर ऑफ कोल। चलो रोटेट करना। तो अभी ये जो कार्बन है इट इज इन लिथोस्फीयर, CO2 का जो कार्बन है इट इज इन एटमॉस्फेयर। सो ऐसे सभी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रहेगा, ऐसा ही हमारा कहना है। ठीक है, चल आगे जाए। यस सर। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कल की क्लास के एंड में हमने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था ऐसा, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज seriously affect speed, intensity and equilibrium of this cycle. ठीक है, अब देखो ये अफेक्ट किस लेवल पर होता है इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ध्यान में आएगा। जैसे बीच में अपन ऐड देखते थे, अभी भी देखते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। अब ये अंडा कहाँ से आता है? हाँ मुर्गी। सर। ये मुर्गी क्या खाती है? तो ये मुर्गी को आप पोल्ट्री फार्म में जाओगे तो देखोगे ये कुछ ना कुछ फीड उसको खिलाते हैं, सोयाबीन का कुछ तो बना कर रखेंगे या कुछ इंसेक्ट्स रहेंगे। अब इंसेक्ट तो खिलाएंगे नहीं अपन Yes, sir. देकर, बट ऐसा कुछ पोल्ट्री का फीड रहेगा। अब ये पोल्ट्री का फीड जिस फूड ग्रेन से बना है उस फूड ग्रेन को ग्रो करने के लिए हमने बहुत बड़े फवारे मारे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स। अब होगा क्या, ये इंसेक्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स है वो सब उस फूड में गए। ठीक है, वो सोयाबीन मुर्गी ने खाया, वो मुर्गी के बॉडी के अंदर से अंडे में गया। अब एक मुर्गी के बॉडी में थोड़ा सा जाएगा, उसमें से थोड़ा सा उसके एक अंडे में जाएगा, पर हम ऐसे 50 मुर्गी के 50 अंडे 50 दिन खाते रहेंगे। सो हो क्या रहा है, ये डिफरेंट मुर्गी के बॉडी के अंदर का थोड़ा थोड़ा ये हार्मफुल एलिमेंट आपके बॉडी में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ये क्या सिर्फ अंडे से ही आएगा क्या? नहीं, आप उस सोयाबीन की डायरेक्टली सोयाबीन वड़ी खाओगे, उसकी सब्जी खाओगे तो आपके बॉडी में जाएगा। अरे वो कैरेट को, वो जो आपकी स्ट्रॉबेरी दिखती है, वो स्ट्रॉबेरी के ऊपर भी तो ये सब मारा हुआ है, तो वो भी आपके बॉडी के अंदर जाएगा। और ऐसा सब जमा होते होते ये सब हमारे बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा। जब इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा ये हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को ये हैम्पर करेगा या इसको डिस्टॉर्ट करेगा, तब जाकर हम उसे कहते हैं कि अरे ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है। और इसलिए अभी वो नई चीज चालू हुई, रेसिड्यू फ्री फूड, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा बचा हुआ नहीं है।
ये सब हम बाहर के देशों में बेचते हैं, अपने देश में अपन ये सब ऐसा जिसमें रहता है वो खाते हैं। ठीक है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि जैसे जैसे टॉप लेवल में जाएंगे एक प्लांट में थोड़ी सी ही ये हार्मफुल चीजें रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर के लेवल में जाएंगे वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे आप डेली लाइफ में देखो मैक्सिमम चीजों के ऊपर जो हम आज खा रहे हैं उसके ऊपर इस प्रकार से कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये सब मारे हुए रहेंगे और वो हमारे बॉडी में जमा होते रहेंगे। वो मुर्गी के बॉडी में कुछ थोड़ा सा जमा होगा, उसमें से कुछ अंडे में जाएगा, उस मुर्गी को पूरा का पूरा खाने वाले के बॉडी में वो और ज्यादा अमाउंट में जाएगा। ठीक है सर, फिर ऐसा तो टाइगर्स के साथ भी होगा, लायंस के साथ भी होगा, ऐसा सभी टॉप कंज्यूमर्स के साथ होगा। एंड दैट्स व्हाई हमारी जो क्या डिटेल में बिना सोचे जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसके कारण बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक जमाना था कि अपने घर के आजू बाजू का कचरा या ये रेनी सीजन में आने वाले पेड़ हम खुद निकालते थे। अब क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि म्युनिसिपल कारपोरेशन इसको हटाए, इसको तोड़े, और फिर क्या करते हैं हाँ सर। वो आलसी के लोग हैं, वो क्या करते हैं उसके ऊपर फवारा मार देते हैं। इसलिए आप अभी आजू बाजू में देखो जैसे ये डेंगू बढ़ गया वैसे ये फवारे मारने वाले लोग आ गए, वो पेड़ मुरझा गए। पर आपने ये भी हाँ देखा होगा सर। कि अपने घर में जो अगर पैकेट का दूध नहीं आ रहा है, आजू बाजू में कोई दूध वाला है तो उसकी गाय भैंस उसी रास्ते से जाती है। आप आपके घर का उसको वहां पर ही खिलाते हो, वो भी वहां पे ही घास फूस खाती है। एज ए रिजल्ट आज नहीं तो कल, आप में नहीं तो आपके छोटे भाई बहन, या अगर बड़े लोग हैं तो आपके बेटा बेटी, इनके बॉडी के अंदर ये धीरे धीरे आने वाले हैं। तो हमारी अब यही केमिकल्स आप सुबह आंगन साफ करने के लिए पानी डालोगे या बारिश आएगी तो बारिश से बहकर जाने वाला है, वो बारिश से बहकर जाकर आपकी कुएं में आने वाला है, बोरवेल में आने वाला है। तो ये सब हमारे बॉडी में जाने वाला है। अल्टीमेटली हमारी ही एक्टिविटीज वो बुमरैंग कहते हैं ना, वो होकर हमारे पास आ रही है। चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन साइकिल। सर हमारी फर्स्ट साइकिल हो गई क्या? नहीं, अभी तक हमने ये साइकिल्स क्या होता है ये देखा। नाउ वी विल टॉक Okay. अबाउट कार्बन साइकिल, उसके बाद ऑक्सीजन एंड फाइनली नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन। ओके सर। ठीक है, अब कार्बन साइकिल बड़ी बढ़िया है। कार्बन साइकिल में कौन मेन रोल प्ले करेगा? प्लांट्स। ये क्या करने वाले हैं? फोटोसिंथेसिस फॉर्म। ये करेंगे CO2 एब्सॉर्ब। कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। क्या मिलने वाला है? फूड, जो कि मेनली रहेगा Food. कार्बोहाइड्रेट्स एंड बाकी प्रोटीन्स। इनमें भी क्या रहता है, ये कार्बन जो एब्सॉर्ब किया है उसके ये कंपाउंड्स है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, these are all organic compounds, they contain carbon। अब ये फूड किसके पास जाएगा? कंज्यूमर्स के पास, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सभी आ गए। ये क्या करने वाले हैं? ये इसको यूज करेंगे उनके एक्टिविटीज के लिए और रेस्पिरेशन में CO2 एटमॉस्फेयर को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यही CO2 प्लांट्स वापस एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ पार्ट क्या होगा जो इन्होंने यूज नहीं किया, इनके बॉडी में स्टोर रहा। ये कंज्यूमर्स मर गए, प्लांट्स मर गए, उनका क्या होगा?
मरने के बाद क्या होने वाला है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होते वक्त क्या हो जाएगा? सर क्या? डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या होने वाला है? सर माइक। न्यूट्रिएंट्स बाकी वापस प्लांट्स को ये मिलेंगे। CO2 वापस एटमॉस्फेयर को रिलीज होगा। सही है ना? यस सर। ये एटमॉस्फेयर को CO2 रिलीज हो रहा है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसे होने वाली है जिनका डिकम्पोजिशन होने के पहले जो जमीन के अंदर दब गए, उनका क्या होने वाला है? जो जमीन के अंदर दब गए उनका क्या होगा? जो जमीन के अंदर दब गए, दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। यस सर। अब इस फॉसिल फ्यूल का क्या होगा? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज यहाँ का कार्बन यूज करेंगे तो क्या रिलीज होने वाला है? अगेन दिस CO2 इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसको पहले प्लांट ने फूड में कन्वर्ट किया, कुछ फूड प्लांट ने खुद यूज किया, रेस्पिरेशन किया, इस रेस्पिरेशन के थ्रू इसको एटमॉस्फेयर को रिटर्न किया। ठीक है। कुछ फूड कंज्यूमर ने खाया, इन्होंने रेस्पिरेशन किया, एटमॉस्फेयर को रिलीज किया। बाकी इनके बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन के कंपाउंड जो है, वो ये मरने के बाद इनका डिकम्पोजिशन हुआ, ये CO2 एटमॉस्फेयर को रिलीज हुआ। क्या सही है? अब कुछ प्लांट्स, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, ये पूरे के पूरे जमीन के अंदर दब गए, सेडिमेंट बने, उनका कार्बनाइजेशन हुआ। ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मिलियंस ऑफ ईयर की, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में। आज अभी ये फॉसिल फ्यूल हम जमीन से निकाल रहे हैं और ये CO2 एटमॉस्फेयर को रिलीज कर रहे हैं। सो दिस इज कंप्लीट कार्बन साइकिल। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, ये बनने के लिए कितना समय लगा? मिलियंस ऑफ इयर्स। ठीक है। जो लाखों करोड़ों साल जो CO2 को आपने प्लांट्स ने उनका फूड बनाया, मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 लिया ना, तो ये जो सब CO2 कार्बन के फॉर्म में जमीन के अंदर जमा हुआ, हम ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट के लिए इसे बहुत ज्यादा तेजी से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। गाड़ी चलाकर, इस प्रकार से मशीन चलाकर, टीवी चलाकर, फैन चलाकर, ये CO2 हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। और इसके कारण हो क्या रहा है? कार्बन तो ओवरऑल अर्थ पर उतना ही है, पर जो जमीन के अंदर चुपचाप बैठा था वो CO2 बनकर बाहर पड़ रहा है। और ये CO2 आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या कर रहा है? ये रेडिएशन को ट्रैप कर रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। सो ये जो ग्लोबल हमारी वार्मिंग। एक्टिविटी है CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज करने की ज्यादा तेजी से,
और दूसरा एक हमने यहाँ पर काम कर दिया जबरदस्त, CO2 को एब्सॉर्ब करने वाला कौन है? प्लांट्स। उनको हमने कम कर दिया। सो हमने क्या किया, हमने एटमॉस्फेयर में CO2 देने की प्रोसेस तेज कर दी, प्लांट्स कम कर दिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ा दी। ठीक है, साथ ही साथ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें CO2 रिलीज हो रहा है, टिपिकली जहां पर हम फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज हमारी बढ़ गई। सो ओवरऑल ये कार्बन साइकिल आज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ओशन की लेवल बढ़ना, ये सभी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। यस सर। सो दैट्स व्हाई इसके पहले हमने ये जो पार्ट लिखा है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्टिंग स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल, ये कार्बन साइकिल Sir? को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, जैसे ओके। CO2 एब्सॉर्ब करने का रेट एंड CO2 देने का रेट, ये दोनों बैलेंस रहे तो एटमॉस्फेयर में CO2 उतना ही रहेगा। CO2 लेता कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स। सो प्लांट्स जिस रेट से CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर को CO2 दे कौन रहा है? आपको ध्यान में आएगा। हम सर थोड़ा सा ह्यूमंस। देखो, थोड़ा सा देखो, देखो ये CO2 लेने वाली एक ही लाइन है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेने वाली एक ही लाइन है, देने वाली कितनी लाइन है? प्लांट्स खुद देंगे, कंज्यूमर्स रेस्पिरेशन के थ्रू देंगे, डिकम्पोजिशन के थ्रू ये आने वाला है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू ये आ रहा है, और साथ ही साथ आपको ध्यान में ये भी आ रहा है सर ये देने वाले बढ़ रहे हैं और लेने वाले कम हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली लेने और देने का रेट चेंज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस साइकिल के लेकर पूरे दुनिया वाले मीटिंग करते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल नाम के प्रोटोकॉल निकाल रहे हैं। सिंपल चीज है यार, पोल्यूशन कम करो, CO2 कम भेजो और प्लांट बढ़ा दो। हाँ सर। हाँ, पर इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। इलेक्ट्रिक का पंप बिना चलाए कुएं से पानी हाथ से खींचो, वॉशिंग मशीन की जगह हाथ से कपड़े धो, टीवी कम देखो, करोगे क्या? कार के नहीं जगह, सर, कर बाइक नहीं की सकते। जगह साइकिल चलाओ। हम AC केबिन में बैठकर बातें करेंगे, काम करने का काम हम नहीं करने वाले, तो फिर ऐसे ही होने वाला है। हमारी एक्टिविटीज है, हम जितना हमारा ये यूटिलाइजेशन कम करेंगे उतना अपना काम बढ़िया हो जाएगा। आपको सैडी हाँ स्टेट बताता हूँ इस अपने दुनिया की, हम ह्यूमन बींग्स की और सो कॉल्ड एजुकेटेड हमारी कम्युनिटी की सैडी स्टेट क्या है। हम डेवलपमेंट कैसे मेजर करते हैं पता है आपको? जो जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब जो जितना ज्यादा CO2 रिलीज करता है, those people are considered as more developed. पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है तो कंट्री डेवलप्ड है, ये हम लोग सर, एक बार क्या बोला आपने, फिर से बताओ ना। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, हर आदमी जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, दोज कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी है मेन रिएक्शन? एक फोटोसिंथेसिस और दूसरी है रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होगा, प्लस वाटर वेपर हम लेंगे। किसकी जरूरत है इसके लिए?
सनलाइट। Sunlight. दूसरा कौन है? Chlorophyll. Chlorophyll. ये देने वाला है C6H12O6 O6. प्लस वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन। और Sir, वो रेस्पिरेशन में arrow means ये एटमॉस्फेयर में जाता है ना, ऑक्सीजन इज रिलीज। वैसे रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये बना हुआ फूड जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, वो हम लेंगे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को लेंगे। ये प्लांट्स ने दिया हुआ ऑक्सीजन हमने एब्सॉर्ब किया। कहां पर होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ बॉडी सेल। Yes, sir. Which releases ATP. ये क्या क्या होने वाला है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में प्लस वाटर वेपर और प्लस एनर्जी। ठीक है, इससे हमारी कार्बन साइकिल पूरी होती है।